बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बलूचिस्तान की सूरत हाल अभी तक कंट्रोल नहीं हुई और जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में सिचुएशन बताई थी, अभी इस वक्त क्या हालात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ डिफरेंट सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी हौसला अफजा अब तक नहीं है। डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले जो लेटेस्ट है वो क्या है, वो ये है कि 200 के करीब लोगों को, अब इसमें डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कोई आदाद शुमार हमारे पास ऐसे मौजूद नहीं है। कुछ आदाद शुमार के मुताबिक 225 के करीब लोग हैं और कुछ आदाद शुमार के मुताबिक 214 लोग बताए जा रहे हैं और एक फिगर जो है वो 180 लोगों का भी बताया गया है। अभी क्योंकि वहाँ पे ज़राए नहीं है मवासलात के, कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों तरफ से कोई कंफर्म नंबर्स की इतला नहीं आई। लेकिन ये ज़रूर पता है कि इस वक्त जो कलदम BLA है, उन्होंने जिन लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेज से है, कोई पुलिस वाले हैं, कोई फौज के इदारे से है, कोई इंटेलिजेंस के हैं, मुख्तलिफ जगहों से उनका ताल्लुक है और उनकी लिस्टें भी जारी की गई हैं। मैं अभी लिस्टें देख रहा था, उनमें चंद खवातीन भी हैं जो रिश्तेदार हैं या फैमिली है उन फौजियों की जो उनके साथ मौजूद थी। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फैमिलीज थी या सिविलियंस थे वो वापस आ गए हैं। ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले लेटेस्ट सूरत हाल आप देख लें। ये ट्रेन से निकाला दहशतगर्दों ने और ट्रेन से निकालने के बाद जितने भी वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे उन सबको पकड़ा और उनको वहां से पहाड़ों की तरफ चलाना शुरू कर दिया। ये ट्रेवल करते हुए उनको पहाड़ों में दुश्वार गुजार इलाकों से गुजार कर किसी और मुकाम पर ले गए हैं जिस जगह पे फौज ने घेरा डाला हुआ है और वो ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे एक ऑपरेशन रिपोर्ट भी हो रहा है, कुछ खबरें दी गई ऑपरेशन के हवाले से, वो मैं अभी आपको पढ़ के सुना दूंगा। सिक्योरिटी जराए से खबरें आई थी, मीडिया ने, पाकिस्तान की मीडिया ने रिपोर्ट की हैं और दूसरी जानिब से कुछ खबरें जो हैं वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी आती हैं। BBC भी ने रिपोर्ट किया है, कुछ आलमी मीडिया है वो भी रिपोर्ट कर रहा है। तो हर तरफ की खबरों को अगर हम इकट्ठा करें तो अंदाजा होता है कि अभी सिचुएशन बदस्तूर टेंस है और पाकिस्तानी फोर्सेस को तारीख के एक मुश्किल तरीन ऑपरेशन का सामना है। उसकी वजह यह है कि 200 के लगभग जो है वो यरगमाली हैं और वहां पे जो हमलावर हैं उनकी तादाद भी 100 के करीब बताई जाती है। जो लोग वापस आए उनमें से किसी ने कहा कि ये 100 से कम लोग नहीं हैं जिन्होंने ये अटैक किया है। अब इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और वो मुसल्ला हैं और उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं या दीगर लोग हैं उनको वहां पे कैप्चर किया हुआ है, उन्हें वहां पे यरगमाल बनाया हुआ है। ये जो मुसल्ला अफराद हैं BLA कलदम के, इनमें कुछ मुबैना तौर पर खुद कुछ बमबार भी हैं जो उन यरगमालियों के बीच में मौजूद हैं कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक होता है तो खुदा न खास्ता वो अपने आप को ब्लास्ट कर लें। उस सूरत में बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो सकता है और यरगमालियों का बहुत सारा जानी नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता। तो इस सूरत हाल में अगर ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाए, हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया जाए या कोई भी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, ये मुश्किल तरीन ऑपरेशन हो सकता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज तक जितने भी ऑपरेशन किए हैं ये उनमें सबसे मुश्किल तरीन सूरत हाल इसलिए है कि यरगमाली बहुत बड़ी तादाद में है और जो इलाका है वो बहुत दुश्वार गुजार है और वहां पे एरियल स्ट्राइक अगर आप करते हैं तो कोलेटरल डैमेज बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है, यानी अपने ही लोगों का, यरगमालियों का नुकसान हो सकता है। तो एक बड़ी टेंस और मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उस इलाके से उस तरह की वाकफियत जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज की नहीं हो सकती जिस तरह की जो हमलावर हैं उनकी है। इसकी वजह यह है कि प्लानिंग उन्होंने की थी और उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया था और वो अपनी मुंतखब जगह के ऊपर यरगमालियों को लेकर गए हैं और वहां पर अब वो इसके बारे में नहीं पता कि वो अभी कंटिन्यूसली ट्रैवल करवा रहे हैं यरगमालियों को या उन्होंने किसी जगह पे पहुंचा के वहां पे रोक दिया है, क्योंकि इन पहाड़ों में बहुत सारे गार हैं, इन पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे वो अपनी कमीनगाहें बना सकते हैं। और क्योंकि ये लंबी प्लानिंग चाहिए होती है ऐसे हमले के लिए, तो बहुत मुमकिन है कि पहले से वहां पे खुराक का बंदोबस्त किया गया हो, वहां पे मोर्चों का बंदोबस्त किया गया हो या वहां पे ऐसी सूरत हाल बनाई गई हो कि लंबे अरसे तक अगर यरगमालियों को वहां रखना पड़े तो वो ये कर सके। अब ये तो स्ट्रेटजी है उनकी कि वो किस तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए ये मुश्किल तरीन ऑपरेशन है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुश्किल तरीन ऑपरेशन है। वजह यह है कि आपने इस ऑपरेशन को जल्दी कंक्लूड करना होता है, जल्दी से जल्दी खत्म करना होता है। हाईजैकिंग की सूरत में या यरगमालियों की सूरत में आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। जितनी जल्दी आप मामले को निपटा लें उतना बेहतर होता है, क्योंकि जितना ये लंबा होता चला जाता है मुल्क की बदनामी उतनी ज्यादा होती चली जाती है। देखिए, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की फोर्सेस बहुत तगड़ी हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है। इन सारी चीजों को आप प्लस और माइनस करें तो पाकिस्तान के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठेंगे। पहले ही पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पहले ही पाकिस्तान के अंदर सियाहत नहीं आ रही, लोग पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर चला गया है। इस वाकये के बाद पता नहीं हम कहां खड़े होंगे। और दीगर मामला के अंदर पाकिस्तान कंटिन्यूसली, अमेरिका ने बाकायदा अभी ट्रैवल एडवाइजरी अपने शहरियों के लिए जारी की है, स्पेशली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए। तो ये जो हॉस्टेज सिचुएशन है ये जितनी देर तक रहती है उतनी ज्यादा किसी मुल्क की जगहसाई होती है। तो पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए दो बड़े चैलेंजेस हैं।
एक इस मामले को जल्दी हल करना है और दूसरा ये मुश्किल तरीन मामला है। दुनिया की कोई भी फोर्स हो, जितने मर्जी वो प्रोफेशनल लोग हो, जितनी मर्जी प्रोफेशनल फोर्स अपने बेहतरीन गैजेट्स के साथ भी हो, फिर भी इस तरह के हमले को नाकाम बनाना या इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना यह बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें यरगमालियों के नुकसान का अंदेशा बढ़ता चला जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ। और जितना वक्त गुजरता है उतना ज्यादा जो हमलावर हैं उन्हें मौका मिलता है कि वो अपने आप को जमीन के ऊपर मजबूत करें और वो अपनी सिचुएशन को अपने कंट्रोल के अंदर लेकर जाएं। अगर ये ट्रेन के ऊपर जिस वक्त अटैक हुआ था उस वक्त अगर रिटेलिएट किया जाता और तगड़ा जवाब होता तो सिचुएशन शायद कुछ और होती। नाज़रीन, जब हुकूमत ने क्या कहा या सिक्योरिटी ज़राए ने क्या कहा, हुकूमत तो इसके ऊपर भी मैं बताता हूं कि हुकूमत क्या कर रही है। पहले आप ये देख लें कि सिक्योरिटी ज़राए ने जो खबर दी वो ये दी, और ये जियो से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन करके 104 यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की निगरानी में माल ट्रेन मुसाफिरों को लेकर मच्छ रेलवे स्टेशन पहुंच गई है और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशां हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब 57 मुसाफिरों को कोयटा पहुंचा दिया गया है। 23 मुसाफिर मच्छ में रुक गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 16 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फोन्स राब्ते में है। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बाद दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी इलाके में ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार। ये आगे पुरानी खबर जो है वो इसके साथ जुड़ गई है। ये सिक्योरिटी फोर्सेज ने सारी चीजें बताई हैं जनाब के उन्होंने अब तक क्या किया है। 16 दहशतगर्द वो कह रहे हैं जी हलाक किया है, और दूसरी जानिब हलाकतों की तादाद जो है या शहादतों की तादाद अभी तक नहीं बताई गई है। 104 मुसाफिरों के बारे में दावा किया गया है कि उनको बाजियाब करवा लिया गया है। अब जनाब बीबीसी ने रिपोर्टिंग की है, जो लोग वापस आए हैं उन्होंने क्या बताया ये आप देख लीजिए जनाब। अब वो ये बता रहे हैं कि अक्सर मुसाफिर या तो खड़े हैं या फिर थकन से चूर थे जो ट्रेन वहां पहुंचती है, और फर्श पर ही सहमे हुए बैठे हुए थे। ये गैर मामूली मंजर बलूचिस्तान के शहर मच्छ के रेलवे स्टेशन का है, और बाल बरदार गाड़ी में सवार अफराद गुज़िश्ता 9 घंटों की कहानी शायद कभी ना भुला पाए। अब वो मुसाफिर क्या बता रहे हैं जरा ये सुन लें। इस मालगाड़ी पर लगभग 80 खुश नसीब सवार हैं, जिन्हें मंगल को दोपहर जाफर एक्सप्रेस पर दराए बोलान के इलाके ढाडर में मुसल्ला शिद्दत पसंदों के हमले का सामना करना पड़ा। 9 बोगियों पर मुश्तमिल कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को जब मंगल की दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान हमले का सामना करना पड़ा तो उस वक्त रेलगाड़ी में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। अब जो लोग वहां से आए हैं, जो निकल कर आए हैं, जिनके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि ये लोग जो है वो बचकर आ गए हैं, तो बीएलए ने तो इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अब एक तरफ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राए वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनको रेस्क्यू किया है या इनको दहशतगर्दों से बचाया है लड़ाई करने के बाद। एक तरफ तो ये खबर आ रही है, और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि जो बीएलए के लोग हैं उन्होंने खवातीन को, बच्चों को और जो बलोच थे उन्हें खुद ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा आप लोग जाए, हमने सिर्फ ये लेकर जाने हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं। अब इसके अंदर जो है बीबीसी की स्टोरी की जो हेडलाइन है वो भी यही है, और बीबीसी स्टोरी जो है इसकी हेडलाइन बता रही है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद बाजियाब होने वाले मुसाफिर ये बताते हैं कि उनके लीडर ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों पर खसूसी नजर रखो, ये हाथ से नहीं निकलने चाहिए। यानी उनका जो पूरा फोकस था वो इस बात के ऊपर था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं उनको वहां पे कैप्चर किया जाए, उन्हें यरगमाल बनाया जाए और उन्हें साथ ले जाया जाए। मुश्ताक अहमद साहब बताते हैं जी कि हमले का आगाज एक बहुत बड़े धमाके से हुआ था, और इसी ट्रेन की बोगी नंबर 7 में मौजूद इसहाक नूर अपनी एहलिया और 2 बच्चों के हमरा कोयटा से रावलपिंडी जा रहे थे। वो बताते हैं कि धमाका इतना शदीद था, पूरी ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे हिल गए थे, मेरा बच्चा नीचे गिर गया। उन्होंने बताया फायरिंग शुरू हुई तो फायरिंग 1 घंटे तक जारी रही, और इस फायरिंग के दौरान ऐसा मंजर था जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा जी जो कोचेज हैं या बोगियां हैं उनको गोलियां लग रही थी, तो एक बच्चे को मैंने और एक को मेरी बीवी ने अपने नीचे दबा लिया कि गोली लगे तो हमें लग जाए, बच्चे बच्चे। फिर इसहाक के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला शायद 50 मिनट तक जारी रहा। 50 मिनट की फायरिंग तो बहुत लड़ाई होती है। इस दौरान हम लोग सांस भी नहीं ले रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मुश्ताक मोहम्मद ने बताया कि फिर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग रुकी और उसके बाद मुसल्ला अफराद बोगियों में दाखिल हुए। उन्होंने बताया कि फायरिंग रुकने पर चंद मुसल्ला अफराद बोगी में दाखिल हुए और उन्होंने कुछ लोगों के शनाख्ती कार्ड देखना शुरू किए, और इन्हीं में से कुछ लोगों को अलहदा करते गए। हमारी बोगी के दरवाजों पर 3-3 अस्करियत पसंद पहरा दे रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो सिविलियन, खवातीन, बूढ़ों और बलोचों को कुछ नहीं कहेंगे। मुश्ताक अहमद ने यह भी बताया कि ये लोग हमलावर आपस में बलोची में बात कर रहे थे और उनका लीडर उन्हें बार बार कह रहा था कि सिक्योरिटी एहलकारों पर खसूसी नजर रखो, ये हाथ से निकलने नहीं चाहिए। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि उनका एक्चुअली जो टारगेट था
वो सिक्योरिटी एहलकार थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। ये दहशतगर्दों का एक खौफनाक अटैक है और ये पाकिस्तान पे होने वाले बड़े हमलों में से एक हमला है। इसहाक नूर ने बताया कि मेरा ख्याल है कि हमारी बोगी से उन्होंने कम से कम 11 मुसाफिरों को नीचे उतारा और कहा कि ये सिक्योरिटी एहलकार है। उनका कहना था कि एक शख्स ने कुछ मजामत करने की कोशिश की तो उसको तशद्दुद करके नीचे उतारा और फिर गोलियां चलने की आवाज आई। इसके बाद बोगी में मौजूद तमाम लोग उनकी हदायत पर अमल करते रहे। शाम के वक्त हमलावरों ने मुसाफिरों से कहा कि हम बलोचों, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों मुसाफिरों को रहा कर रहे हैं। वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे। जब मैंने उनको बताया कि मैं तुर्बत का रिहायशी हूं और मेरे साथ बच्चे और खातून है तो उन्होंने मुझे भी जाने दिया। ये जनाब उन्होंने कहा। और फिर बाद में उन्होंने बताया कि हम पैदल चलते चलते बहुत दूर तक पहुंचे और नीड स्टेशन पे हम पहुंचे और फिर वो बताते हैं कि हम लोग बहुत फंस गए थे। कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं वो चल नहीं पा रहे थे, उनको कंधों पे उठाना पड़ा, बच्चों को उठाकर हम आ रहे थे, पत्थरों के ऊपर से गुजर रहे थे। वो बड़ा दुश्वार गुजार इलाका है। कुछ लोग ट्रेन के ऊपर बैठ के पहुंचे हैं, बाद में आगे से उनको रेस्क्यू किया गया है। तो रेस्क्यू फिर बाद में उनको FC एहलकारों ने किया, फौज ने रेस्क्यू किया, क्योंकि ये लोग बड़े लुटे पटे थे, इनके हालात बहुत पतले थे, भूख प्यास का आलम था। बेशतर लोग जो है वो रोजे के साथ थे और वो ट्रेन में सफर कर रहे थे और उन्होंने बड़े खौफनाक मनाजिर देखे थे, हवास भागता थे, डरे हुए थे, दहशत ज़दा थे। तो उन लोगों को फिर वो जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले तो उन्होंने रेस्क्यू किया और पहुंचाया। अब ये क्वेटा के अंदर बातचीत हुई है, दीगर जगहों पे बातचीत हुई है, मच्छ स्टेशन के ऊपर बातचीत हुई है। तो हर जगह के ऊपर जो है वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जो लवाकिन है, जिन लोगों को उठाकर ले गए दहशतगर्द, वो पहुंचे और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। मोहसिन नकवी के ऊपर बहुत एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी वो तो कहता था कि ये एक SHO की बाहर है दहशतगर्द, तो किधर है वो, खुद सामने क्यों नहीं आता। सरफराज बुगटी के ऊपर बहुत तनकीद की गई कि खुद बहुत बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लेकर वो घूमते हैं, लेकिन आम पाकिस्तानियों को जो है वो उन्होंने बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। तो इस वक्त हुकूमत के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। ये मैंने आपको दोनों तरफ की जो स्टोरी है वो बता दी है कि सिक्योरिटी ज़राए क्या कह रहे हैं और दूसरी जानिब जो ज़राए हैं वो BBC को क्या बता रहे हैं, जो लोग वहाँ से बाजियाब होकर आए हैं या वो लोग जिनको छोड़ दिया दहशतगर्दों ने। अब जनाब 3 किस्म के बयानियां इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। एक बयानिया दहशतगर्दों का है। हैरत अंगेज तौर पर सोशल मीडिया पे ये जो BLA के लोग हैं इनके अकाउंट्स तो मौजूद हैं और इनकी इंफॉर्मेशन आ रही है। इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, बैनुल अक़वामी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को इजाजत नहीं है मेरे ख्याल में रिपोर्ट करने की। बहुत थोड़ा सा पाकिस्तान की मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। खुलकर पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर मैराथन ट्रांसमिशन नहीं कर रहा जैसे कि पाकिस्तान का मीडिया माजी में करता रहा है। और उसकी वजह यही हो सकती है कि पाकिस्तान के मीडिया को, कंट्रोल्ड मीडिया पाकिस्तान का, उसको शायद मना किया गया है कि इसको डाउन प्ले करना है, इस मामले को ज्यादा उठाना नहीं है। लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए या पूरी दुनिया के लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फिर वो इंडियन मीडिया बन जाता है और इंडियन मीडिया को लोग देख रहे हैं तो वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी बता रहे हैं। यानी वो ये बता रहे हैं कि जनाब उधर से जो हमलावर हैं वो क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है और वो क्या बता रहे हैं, तो वो वहां से स्टोरी लेकर बता रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के मीडिया को मना किया गया है तो वन साइडेड स्टोरी ज्यादातर वो वाली जा रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो स्टोरी हमलावरों की तरफ से आ रही है। ये अफसोसनाक है, लेकिन मीडिया हैंडलिंग में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पहले भी गलतियां की हैं, ये फिर गलती हो रही है। 3 किस्म के बयानियां हैं। एक तो दहशतगर्दों का बयानिया है, मैंने आपको बताया कि वो कैसे आ रहा है सामने। दूसरा आम आवाम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन का एक बयानिया है, जो बलूचिस्तान के अंदर अपोजिशन है, जैसे अख्तर मेंगल साहब हैं, उनका एक बयानिया है। वो लोग तनकीद कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं, हमले के ऊपर मजम्मत भी कर रहे हैं, लेकिन वो साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेज पे तनकीद भी कर रहे हैं कि जनाब आपका ये फेलियर है। लेकिन ये एक इंटेलिजेंस का फेलियर तो है। एक इतना बड़ा हमला प्लान किया गया, पहले तो इंफॉर्मेशन की गैदरिंग आप देखें ना, जो कलदम BLA के लोग हैं उनको पहले इस बात की इंफॉर्मेशन थी कि ये ट्रेन जाएगी, इस टाइम पे जाएगी, इस ट्रेन के अंदर जो है वो इतने सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग मौजूद होंगे और उनके पास कितने हथियार होंगे, इनका बंदोबस्त क्या होगा, इनको किस जगह पे रोकना है, किस जगह पे ट्रेन की पटरी काटनी है, कहां पे धमाका करना है, कैसे इनको उतारना है, फिर इनको लेकर कहां जाना है, लोगों को अलग अलग कैसे करना है। तो इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए वो ये कह रहे हैं कि वो सैटेलाइट के जरिए से पड़ोसी मुल्क में राब्ते में भी हैं। तो इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि ये बड़ी लंबी मनसूबाबंदी के नतीजे में हुआ है और इतनी लंबी मनसूबाबंदी के नतीजे में जो चीज़ हो और उसके बारे में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ही ना चले, तो ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है पाकिस्तान का और अफसोसनाक फेलियर है। और ये लंबे अरसे तक इस वाक़े को याद रखा जाएगा, क्योंकि ट्रेन हाईजैक छोटा वाक़या नहीं है। एका दुका गाड़ियों को सड़क पे रोक लेना या कहीं नाका लगा लेना, दहशतगर्द ये तो करते रहते हैं, शाहराहों के ऊपर बंद कर देते हैं, लेकिन ये जो ट्रेन को रोक लेना और पूरी की पूरी ट्रेन ही अगवा कर लेना और अपनी मर्जी के बंदे उसमें से निकालकर साथ ले जाना, ये एक बड़ा वाक़या है। हुकूमत का बयानिया नाज़रीन मुकम्मल तौर पर गायब है, वो है ही कहीं नहीं। तीसरा बयानिया हुकूमत का होना चाहिए था। यानी मैं हुकूमती वज़रा के ट्वीट देख रहा था, चाहे वो पंजाब हुकूमत है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, चाहे वो वज़ीर दिफा है, ये सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त उनको ट्वीट करने हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। इस वक्त फ्रंट फुट पे आना चाहिए था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और सिक्योरिटी फोर्सेस को और जो जरगमाली हैं उनको और उनके खानदानों को ये बताना चाहिए था कि हम आपके शाना बशाना और आपके साथ खड़े हैं और हमें कंसर्न है इस मामले के ऊपर और हम पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी रियासत आपके साथ खड़ी है। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत बिल्कुल खामोश है
और हुकूमत की जानिब से हम जो भी ट्वीट देखते हैं या जो भी चीज़ देखते हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा होता है। यानी सियासतदान ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भी पॉइंट स्कोरिंग कर लें। खासतौर पर जो हुकूमत है या हुकूमती सियासतदान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बीएलए के साथ, टीटीपी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कहा भी, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ने ऐसी बात कही भी। हालांकि सियासतदान इस तरह की हरकतें करके अपनी स्पेस लूज कर रहे हैं। यानी माजी में लापता अफराद के हवाले से या बलूचिस्तान के हकूक के हवाले से मरियम नवाज, बिलावल और नवाज शरीफ ये सारे बातें करते रहे हैं, ये फ्यूचर में भी करेंगे जब अपोजिशन में चले जाएंगे। तो ये कोई गद्दारी तो नहीं है, ये कोई बगावत तो नहीं है। ये एक ऐसा मौका था जब हुकूमत को फ्रंट फुट पे आकर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े होना चाहिए था। लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि बजाय वो फ्रंट फुट पे आके सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े हों, उन्होंने एक अजीबोगरीब खामोशी इख्तियार कर दी। आपको वज़ीर दाखिला नजर नहीं आ रहे, बल्कि दाखिला की वजारत के अंदर जो तीनों लोग हैं, चाहे वो खटक साहब हैं, चाहे वो तलाल चौधरी है, चाहे वो मोहसिन नकवी है, तीनों नजर नहीं आ रहे। मोहसिन नकवी साहब जब दाखिला के अंदर कोई नाकामी होती है तो वो चेयरमैन पीसीबी बन जाते हैं, उसके पीछे छुप जाते हैं जाके। जब क्रिकेट के अंदर नाकामी होती है तो वो वज़ीर दाखिला बन जाते हैं, इसके ऊपर छुप जाते हैं आके। उनकी तो बकरी मौजें लगी हुई हैं ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर, और पाकिस्तान जल रहा है और ये लोग बिल्कुल खामोश हैं। इन्हें चाहिए था हुकूमत को कि फ्रंट फुट पे आते, फौरी तौर के ऊपर जो है वो एक कौमी बयानिया सामने लेकर आते, कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास बुला लेते, बलूचिस्तान की और वफाकी काबीना की मीटिंग बुला लेते, असेंबली के इजलास कॉल कर लिए जाते, हंगामी इजलास होते, आलमी और लोकल मीडिया को ब्रीफिंग दी जाती, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, ये सब लोग फ्रंट फुट पर आकर फोर्सेज को ये इनको पैगाम देना चाहिए था कि हम आपके साथ खड़े हैं। इस मामले पे जो है वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इन्होंने ले लिया कि जनाब इसमें भी पॉलिटिकल अपोनेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसको कुचल दिया जाए। इमरान खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आया इस हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि रज़ी ताहिर साहब ने बताया कि कल अदम बीएलए ने मुतालबात सामने रख दिए और 48 घंटे की मोहलत देते हुए उन्होंने कहा कि जी लापता किए गए अफराद और बीएलए के गिरफ्तार कारकुनान को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। नाज़रीन, जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है कि मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी अपने कदम दोबारा जमा चुकी है। हमारे दौर में मुल्क दहशतगर्दी पर काबू पाकर सियाहत के फरोग की जानिब गामजन हो चुका था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग 4 दर्जे बेहतर हुई थी, लेकिन रजीम चेंज ने इस सारे अमल को भी रिवर्स गियर लगा दिया है और अब बदकिस्मती से हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दोबारा दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क बन गए हैं। अंदरूनी मामलात की तरह इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बदतरीन तरीके से चलाई जा रही है। अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद बहुत लंबी है, उनके साथ मामलात बातचीत के जरिए हल होने चाहिए थे। जब तक हमसाया ममालिक को लेकर हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं होगी, इस वक्त तक मुल्क में अमन नहीं आ सकता। फौजी ऑपरेशन कभी मसाइल का हल नहीं होते, बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमन इस्तेहकाम की कोशिश से ही निकलता है। खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तरीके इंसाफ को तोड़ने में लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहां के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन, ये दहशतगर्दी के हवाले से जो इमरान खान साहब के फिक्रे जुमले थे वो मैंने आपके सामने रखे। मुझे अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट भी आपको सुनाना है, उस पर मैं अपने वीलॉग का इख्तिताम करता हूं। अख्तर मेंगल साहब ने कहा जी कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। वो ये जंग हार चुके हैं, ये कहानी खत्म हो चुकी है। हमने खबरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी खबरदार किया था, मगर उन बातों को संजीदा लेने की बजाय लोगों का ना कि मजाक उड़ाया गया बल्कि लूट मार और कत्लेआम का बाजार गर्म किया गया। हर एक हुकूमत ने बलोच नस्लकुशी में अपना हिस्सा बराबर का डाला और यह वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे और तमाम हुकूमतें एक पेज पर रही हैं और अपनी गलतियां तस्लीम करने की बजाय हमेशा की तरह इल्जाम किसी और पर लगाना तो इनका वतीरा रहा है। आज मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए उन सबको मुखातिब करना चाहता हूं, वफाकी हुकूमत, सियासी पार्टियां, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, जिन्होंने अपनी जुल्म और ज्यादतियों से बलूचिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया, मगर इस बार ना ये हमारे इख्तियार में है और ना ही आपके। ये अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल जो है वो बलूचिस्तान की सियासत की एक सुर्खेल है और ये वो आदमी है जो पाकिस्तान की बात करता है और उनकी बात आपने सुनी। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।